डिबेट शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, उस प्रदेश में दिन रात एक कर योगी फोर्स घुसपैठियों को ढूंढ रही। आप देखिए, ये रात की तस्वीर है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिन रात एक कर घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है ताकि भारत की जमीन से ऐसे लोगों को हटाया जा सके जिनका अधिकार इस जमीन पर नहीं है, संसाधन पर नहीं है। लेकिन कुछ लोग मातमपुरशी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, अगर ये घुसपैठिए चले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, हम सीट हार जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और कुछ तो उससे भी बड़े वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब घुसपैठिए मुसलमान है तो क्या दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को बाहर भगा दिया जाएगा? मुसलमानों को ही क्यों बसाया और किसने बसाया, कैसे बसाया? अब क्योंकि जांच शुरू हुई है तो बात आगे तक जाएगी और बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इन घुसपैठियों को बसाने, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनाने में। आज इसी पर बात करेंगे। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका। मोहम्मद फैज खान संयोजक आरएमएम से हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ हैं। अजहरी साहब, क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये तो आम बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुसलमान टारगेट करना ही उनका, वो जो आज जो सत्ता में है, आज जो वो लोग जो कुर्सियों पर बड़ी बड़ी बैठे हैं, ये मुसलमानों को टारगेट करके ही कुर्सियों पर बैठे हैं। कैसे टारगेट कर रहे हैं जरा बताइए। अगर घुसपैठियों को भगा रहे तो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अगर वास्तव में घुसपैठ का अगर मुद्दा अगर होता ना, तो आंकड़े, डेटा, सीमा सुरक्षा और एजेंसियां बोलती ना। कौन बोल रहा है? मंच से नारेबाजी हो रही है। मंच से खड़े होकर के मुसलमानों को सीधे सीधे घुसपैठ नहीं बोला जा रहा क्या? 2.5 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है अभी तक। मुसलमान शनाख्त, सुनिए, शनाख्त कैसे हो रही है? दाढ़ी, टोपी, नाम देख करके शनाख्त हो रही है कि भाई कहां से आए हो तुम। दाढ़ी टोपी वाला है तो कहां से आए हो तुम। दाढ़ी टोपी वाला नहीं है तो कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसके लिए सीए वो ले आए हैं ना। वो अब उनका कर्तव्य है कि वो ये काम करेंगे। सीए आने के बाद उन्हें ये सब करना ही था। ये सब देश की सुरक्षा से, देश की सुरक्षा मामले में हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर एक समाज को आप टारगेट कर रहे हो, एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हो आप, तब तो बोलेंगे ना हम। फैज खान, और ये हमारा रखिए स्क्रीन पर। हाँ, बोलिए। मेरा सीधा मानना है कि मौजूदा सरकार जो है वो 80-20 की राजनीति कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दाढ़ी, सर आप ये कह रहे हैं कि दाढ़ी और टोपी ये देखकर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, मेरे पैनल में इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि फैज खान को भी रखिए स्क्रीन पर। मैं आ रहा हूं आनंद दुबे जी आपके पास। मैंने इसीलिए कहा कि फैज खान को रखिए स्क्रीन पर। आपकी दाढ़ी थोड़ी ज्यादा लंबी है सर अजहरी साहब, और फैज खान की दाढ़ी थोड़ी कम लंबी है। आपने भी टोपी पहन रखी है, उन्होंने भी टोपी पहन रखी है। तो क्या आप दोनों को नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, या देश की सरकार, जिस भी इलाके में आप रहते हैं, कि भाई आप अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, नहीं तो आप रोहिंग्या हैं, नहीं तो आप बांग्लादेशी हैं, आपको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? फैज खान, मुसलमान और तिलकधारी मुसलमान में क्यों आप कंपेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्यानाथ भाई, आइए विद्या की बात करें, विजडम की बात करें, ज्ञान की बात करें। टाइम्स नाउ नव भारत के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कह रहा हूँ, टोपी लगाया हुआ हूँ, दाढ़ी रखा हुआ हूँ। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया कि रोहिंग्या इसे भगाओ। वे नूर अहमद अजहरी जैसे मौलाना फेक नैरेटिव फैलाना बंद करें। कल मैं एक टेलीविजन चैनल पर विक्रम सिंह साहब के साथ था, जो कि पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश।
तुम्हें ला इलाहा उनके घर भी इल्लल्लाह का बीएलओ दुरुपयोग गए थे करते हो, कहलाते हो, और मुसलमान उन्होंने जो आप फॉर्म कहलाते भरा हो। उसमें भी 4 गलतियां निकली। मुसलमान तो उन्होंने ही कहा नहीं हो, ठीक दावे करो, के साथ पूरा जो है वेरिफिकेशन मुसलमान उनका भी किया। कहीं दाढ़ी से भी टोपी मुसलमान देखकर नहीं नहीं हो देखा जा रहा है। विक्रम अच्छा, सिंह मुसलमानों की पूर्व पहचान कैसे डीजीपी करते हैं खुद अजहरी साहब? आप न्यूज़ चैनल पर एक सेकंड बताया रुकिएगा। है। फैज खान, पूरी फैज खान एक मिनट सख्ती के रुकिए। साथ फैज खान एक मिनट पूछा रुकिए। गया। फैज खान एक मिनट रुकिए। बता रहा हूं, आज एक सेकंड रुक जाइए। मुसलमानों की पहचान कैसे करते हैं? मुसलमानों की पहचान है ला इलाहा इल्लल्लाह से। अल्लाह अल्लाह तो मैं भी बोल सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो मैं मुसलमान हो गया क्या? अरे बिल्कुल कल नहीं, ऐसे ऐसे कहने फिर? कुरान सिर्फ कहने शरीफ से की नहीं होता आयत है। पढ़ा हूं ला पूरी। इलाहा एक सेकंड रुक जाइए, इल्लल्लाह फैज खान। रसूलुल्लाह जो लफ्ज है, जो कलमा है, उस पर नहीं होता है अमल ना। करने से तो हो फैज खान जरा पढ़ के सुनाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। फैज खान के पढ़ने से कुछ नहीं होता फिर है। पढ़ने से कुछ नहीं। फैज खान दाढ़ी रखने से होता है, मतलब बताए और टोपी रखने से होता है। आपने कहा कि दाढ़ी और टोपी देखकर नोटिस भेज रहे हैं। आपने कहा दाढ़ी और टोपी देखकर टारगेट कर रहे हैं। आपने कहा दाढ़ी और टोपी देखकर मेरी बात सुन लो। बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर उनको धकियाया जा रहा अरे है। मैं आपने कहा कि डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को रखा जा रहा है जिनकी दाढ़ी और टोपी है। बहुत सारी विजुअल्स जरा मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर को निकाल कर रखिए। सबकी दाढ़ी और टोपी आपको नहीं दिखाई देगी। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, संभल से खबर आई थी, वहां 4 लोग कह रहे थे कि भाई नाम बदल कर रह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन उनकी पहचान होगी। अगर वो मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, बाहर से आए होंगे, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। नहीं, उसके लिए सीए ले आए हो ना आप। उसके लिए सीए ले आए हो पहले, उसकी वकालत आप कर चुके हो पहले। तो दाढ़ी टोपी से क्या नहीं हो रहा है ना? पहले कर चुके हो आप। दाढ़ी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, ये एनआरसी लेकर आएंगे। देश को बेवकूफ नहीं बना लाएंगे। रही है। आप तो रोहिंग्याओं को रखना है। क्यों नहीं लाएंगे भाई? हाफिज नूर अजहरी, रोहिंग्याओं को रखना है क्या? इसमें चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। अरे अजहरी साहब, रोहिंग्याओं को रखना है, बांग्लादेशियों को रखना है, क्यों रखना है? मैंने नहीं कहा रोहिंग्या घुसपैठिया, कोई आप साबित तो करो ना। ठीक, बोलिए भाई। अब मोहम्मद फैज खान साहब आप बोलिए कि मुसलमानों को कैसे पहचाना जाता है, मुसलमानों की पहचान क्या है, और दाढ़ी टोपी देखकर ही क्या सरकार या सिस्टम या तंत्र लोगों को टारगेट कर रहे कोई हैं? तिलकधारी मुसलमान नहीं हो सकता भाई। कोई मंदिर में पूजा मैं करने वाला ऐसे मुसलमान मौलानाओं नहीं से हो सकता कहना भाई। चाहता हूं अपनी क्षुद्र राजनीति, कोई छोटी मंदिर में राजनीति के पूजा लिए देश करने की वाला सुरक्षा से मुसलमान हो ही नहीं खिलवाड़ सकता। ना करे। ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देश में आदमी- 20 करोड़ ये आदमी मुसलमान है, तो- उनको ये साथ आदमी तो लेकर चलो। बहरमदिया उनके है, साथ ये आप आपका भी नहीं है। उनके बीच में आधार आदमी बनाओ। ये बहरमदिया रोहिंग्या है, और आपका भी नहीं बांग्लादेशियों है। को खुश करने में क्यों लगे हुए हो? ये वो यहाँ पर आदमी आकर हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, गो हत्या करते हैं, तमाम अपराधों ये को मुसलमानों जन्म को देते हैं। भी दाढ़ी टोपी लगाकर घूमते हैं, देश का मुसलमान बदनाम होता है। मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब, आप भारत के मुसलमानों में पैठ बनाइए। रोहिंग्या बांग्लादेशी तुमको वोट नहीं देने वाले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत देश के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। मुसलमानों की पहचान अजहरी साहब ऐसे तो नहीं होती होगी कि अगर एक मुसलमान बोल रहा है तो दूसरा मुसलमान उसको नहीं बोलने देगा। अरे ये भाई हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, सर सुनिए ना। अजहरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अजहरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप खुद ही एक दूसरे मुसलमान को नहीं बोलने देते हैं, जब आप खुद ही वकालत करने लगते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर दाढ़ी टोपी लगाए हुए है, उसकी दाढ़ी है और टोपी लगाए हुए है, तो उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, और टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सर, वहां मेरा सम्मान आपके लिए थोड़ा कम हो जाता है। अब रुक जाइए। ये दाढ़ी टोपी रख के बैठा है, इसको देश से भगाओ। सुनो भैया, मैं इसको भारतीय नहीं मानता, इसकी जांच करो। मौलाना नूर अहमद अजहरी जरूर रोहिंग्या है। ये इतना रोहिंग्या की वकालत क्यों कर रहा है? इसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये भारतीय नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है। इसकी जांच करो, इसका आधार कार्ड जांच करो, इसके वालिद की जांच करो, इसके वालिदा की जांच करो। ये भारत का नागरिक नहीं है, ये रोहिंग्या को पक्ष ले रहा है। जरूर और जरूर ये बांग्लादेश मैंने का तो कहा ना, जांच करो। मैंने कहा। फैज खान साहब रुक जाइए। इस व्यक्ति पर पुलिस से निवेदन करता हूं कि इस पर कार्रवाई करे, जांच करे। ये जालिम आदमी ये भारत का हो ही नहीं सकता। अगर इसकी नजर में मैं मुसलमान नहीं हूं, देश हित में बात कर रहा हूं, तो तू देश हित में बात नहीं कर रहा है भाई। तू रोहिंग्या है, रोहिंग्या है। तलाश करो इनकी और डिटेंशन सेंटर में डालो इनको। ठीक, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। अरे पाकिस्तानी भाग यहाँ से। पाकिस्तानी है ये, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी। भगाओ इसको यहाँ से। अरे रोहिंग्या को जूते मार के भगाना चाहिए, उनका सपोर्ट करते हुए बैठे हुए। ये दाढ़ी टोपी रख के बैठे। अरे दाढ़ी टोपी से कोई मुसलमान एक सेकंड। अब नूर अहमद अजहरी जवाब नहीं आप दे पा रहे हैं, दिल में ईमान होना चाहिए। तो मर्यादा खो
दी आपने भाषा की। इनसे पूछो, अजहरी साहब, अजहरी साहब, कलमा नहीं बोल सकता, इस्लामिक स्कॉलर लिखवाते हैं आप और भाषा की मर्यादा खोते हैं, वो भी एक मुसलमान के लिए जो दाढ़ी और टोपी में है। गूंगा आदमी कलमा कैसे बोलेगा? रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आनंद दुबे जी, आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को? योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों को टारगेट कर रही है? और 2.5 लाख लोगों की जो पहचान हुई है, क्या उन सब की दाढ़ी और टोपी है? नहीं, देखिए, अगर इनका नाम अजहरी है, जहां तक मुझे समझ में आता है कि अजहरी का मतलब शानदार, चमकदार, उज्जवल होता है, लेकिन इनकी भाषा जो है जहरी है, जहरीली है। ये जहर उगल रहे हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर दाढ़ी और टोपी देख के चिन्हित किया जाता होता तो अजहरी साहब जो अलग अलग चैनलों में बैठकर सरकार के खिलाफ और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ चैनल पे नहीं होते, सलाखों के पीछे होते। जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, इसका सबसे बड़ा, एक सेकंड भाई ऐसे बीच में ना बोलिए, मैं इस तरह से बदतमीजी वाली डिबेट नहीं करता हूं। एक एक करके अजहरी साहब रुक जाइए, शांत हो जाइए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं। अजहरी साहब देखिए, बाकी सारे किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में आप लगातार बोल रहे हैं। अजहरी साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आनंद दुबे जी कंप्लीट कर ले। अजहरी साहब आपको जवाब देना हो बोलिएगा, उंगली उठा के बैठिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। क्यों घबरा रहे हैं जी? अभी आपको किसी ने नोटिस नहीं भेजा है कि आप बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। देखिए, तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, क्योंकि जितना मैं भारतीय उतना भारतीय आप भी हैं। बोलिए आनंद दुबे जी। देखिए, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अजहरी जैसे जो लोग यहां बैठे हुए हैं, ये देश के मुसलमानों का हमेशा अपमान करते हैं, हमेशा अपमान करते हैं। जब हम बात घुसपैठियों की करते हैं, ये तुरंत मुसलमान को लेकर चले जाते हैं। जब आप बात आतंकवाद की करते हैं, ये तुरंत उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। जब हम बात पत्थरबाजों की करते हैं, ये तुरंत उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। अरे भाई, हम तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आप इसमें मुसलमान कहां से ले आ रहे हैं? जो भी घुसपैठिया होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, उसको चिन्हित करेंगे और देश के बाहर भेजेंगे। आप उसको जबरदस्ती मुसलमान से क्यों जोड़ने पर लगे हुए हैं? और अगर घुसपैठिया मुसलमान है तो इस नाते उसको रियायत तो देंगे नहीं, इतनी रियायत तो देंगे नहीं। 11 साल से ही कार्रवाई चल रही है, उसके पहले कुछ हो कहा रहा था, उसके पहले कुछ हो कहा रहा था। अजहरी साहब, अब शांत रहिए, शांत रहिए। विद्या जी प्लीज, अजहरी साहब प्लीज 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 मत कीजिए। कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं यहां बैठ के। सवाल कर रहा हूं, 11 सालों से 11 साल से कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं, आप सत्ता में हो, आप इसीलिए बिलबिला रहे हैं आप। जवाब देते हुए आपको तो कांग्रेस की सरकार चाहिए जो IMDT एक्ट लेकर आए, जिसमें यह साबित करना हो कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मुसलमान है, अरे कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, तो आपको यह साबित करना है, उसको नहीं साबित करना है। आपको यह साबित करना है कि वो घुसपैठिया है। इस तरह का एक्ट लेके तो कांग्रेस की सरकार आई थी, जिसके खिलाफ सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट गए और 2006 में उसको निरस्त करना पड़ा। आप बात कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा एजेंसियों, आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों निश्चित रूप से आप समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, समाज को डसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं अजहरी, सुन लीजिए अजहरी, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और अगर अपनी जुबान को आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे, जहर फैलाएंगे, जहरीला भाषण देंगे, उन्माद फैलाएंगे, तो कानून का सामना आपको भी करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। धमका नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। अगर समाज में नफरत घोलने का काम करेंगे, जहर फैलाने का काम करेंगे, आप टोपी और दाढ़ी के जरिए जो है समाज में नफरत फैलाने का काम करेंगे, या टीवी पे बैठ के आप क्या कर रहे हैं? टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं आप? बहुत क्या कर रहे हैं आप? तुमने कमरों में बैठ आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे सुनो सुनो अजहरी, सुनो, शांत रहो और बदतमीजी मत करो चैनल पे, तमीज से शांत रहो, बदतमीजी मत करो। मैं वही बता रहा हूं, तमीज और भाषा की मर्यादा तुमने छोड़ी है, गुरुकुल में जाके शर्म नहीं आ रही है। साधु संत के खुद को मुस्लिम स्कॉलर बोलते हो, कर लो खुद को मुस्लिम स्कॉलर बोलते हो,
जिहादी की तरह बात कर रहे हो, भाजपा के दल्ले हो तुम, जिहादी की तरह बात कर रहे हो, घुसपैठियों के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हो, कोई तुम सड़क चापो, तुम देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हो, जवाब देने नहीं आते, सत्ता में तुम सड़क चापो, तुम दलाल किस्म के आदमी हो, तुमसे बड़ा घटिया आदमी, कौन होगा बताओ? टोपी और दाढ़ी से तुम पहचान करवा रहे हो, अरे तुम टोपी और दाढ़ी से पहचान करवा रहे हो, बताओ ना, शर्म नहीं आती है? तुम अपने टीवी पे बैठ के डर रहे हो भाई। मेरी पहचान तो बहुत स्पष्ट है, मैं तो एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन तुम अपने कौम के नाम पर दलाली कर रहे हो, तुम पैसे लेकर दलाली करते हो कौम के नाम पर। नहीं, इस स्तर पर मत जाइए आनंद दुबे, एक सेकंड रुक जाइए, आनंद दुबे रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए। भाई आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं और आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए कहां से आप ऐसे कि आप लोग एक सेकंड आनंद जी रुकिए, अजहरी साहब रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप अपनी मर्यादा की रेखा लांघेंगे तो दूसरे व्यक्ति को आप ये इनवाइट करते हैं कि आप भी मुझे मार सकते हैं, आप भी लांघ सकते हैं उस रेखा को। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक दूसरे को जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए, लेकिन मर्यादा मत छोड़ा कीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सर आप लोग तो आरक्षण, राशन कार्ड, पीडीए सब कुछ लेकर आ गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि घुसपैठिए जा रहे हैं तो आप लोगों का वोट बैंक जा रहा है क्या? विद्या जी, भारतीय जनता पार्टी से ना देश संभल रहा है, ना देश की सीमाएं संभल रही हैं। देश की सीमाओं में 300 किलोग्राम विस्फोटक आ जाए और आप चैन की नींद सोइए, अमित शाह चैन की नींद सोए, योगी आदित्यनाथ चैन की नींद सोए। ये कैसा राष्ट्रभक्त है साहब? ये अच्छा सवाल है आपका। सुन लीजिए, अब इसी देश के अंदर दिल्ली में 50 किलो विस्फोटक आ गया, कहां चली गई राष्ट्रभक्ति योगी आदित्यनाथ की? कहां चली गई राष्ट्रभक्ति मोदी की? कहां चले गए गृह मंत्री? कौन सी गुफा में घुसे हुए थे? इसी देश के अंदर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को 200 किलोमीटर दूर हथियारबंद आतंकवादी आए, कपड़े उठाकर चेक किया हिंदू हैं और गोलियों से भून दिया, नृशंस हत्या कर दी, और इनको शर्म भी नहीं आई और उन्हें सिंदूर भेजने का काम करने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे तो उधार के सिंदूर से सुहागन बनना चाहते हैं, इनसे देश क्या संभलेगा? इनसे देश की सीमाएं क्या संभलेंगी? ये तो सोचने का विषय है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी कहीं सो रहे होंगे, रात में बिजली चली गई होगी, जब नींद खुली तो टार्च की जरूरत पड़ी होगी और कोई टार्च कंपनी को बुलाया होगा, बड़ा टेंडर देना होगा, इसलिए ऑपरेशन टार्च शुरू कर दिया। अरे आप करना क्या चाहते हैं तो बता दो। 2014 से लेकर 2025 तक कितने आपने घुसपैठिए बाहर भेजे, ये बता दीजिए मुझे। उसके आंकड़े मैं बताता हूँ, 11,000 भेजे। 2010 से लेकर के 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तब उसमें 90,000 घुसपैठिए को बाहर भेजा गया था। तीसरी बात मैं बता देता हूं, आसाम में आपने एनआरसी कराई, 19 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए और 19 लाख में 12 लाख हिंदू मिले, 7 लाख बाकी जाति के लोग, बाकी धर्म के लोग मिले। उनके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया? उसका लोकेशन आप शेयर करवा दीजिए, राष्ट्रीय चैनल है, पूरा देश देखता है, सब जान जाएंगे कहां पर है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करना है ही नहीं। अब आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर क्यों कर रहे हैं? डुप्लीकेट वोट खत्म हो जाए। जब एक आदमी 2-2 वोट डालेगा, 3-3 वोट डालेगा। राकेश सिन्हा कौन है जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी वोट डाल रहे हैं? संतोष ओझा कौन है जो दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, बिहार में वोट डाल रहे हैं? ये रोहिंग्या है क्या? ये घुसपैठिए हैं क्या? ये बांग्लादेशी है क्या? अरे देश के आंतरिक घुसपैठिए हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ। आप कैसे पहचान रहे हैं कि जो वोट डाल रहे हैं वो घुसपैठिए नहीं है? कैसे धर्मेंद्र यादव जी, मैं आज बताइए देश को बताइए। एक सेकंड धर्मेंद्र जी आपकी बात सुनिए। देखिए आपने बहुत सारे सवाल उठाए, सुरक्षा को लेकर आपने सवाल उठाया और तमाम जो बातें आपने कही, हालांकि आज उस मुद्दे पर डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन आपने अपनी तरफ से सरकार को सवालों में घेरा। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आप लोग विपक्ष में हैं और केंद्र में भी जो आप लोगों का गठबंधन है वो विपक्ष में है, तो यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से सवाल करें। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं, एक वो जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या घुसपैठिए जा रहे हैं तो आपका वोट बैंक जा रहा है, और दूसरी बात यह कि आप कैसे पहचान कर ले रहे हैं कि जो लोग वोट डाल रहे हैं उनमें कोई घुसपैठिया नहीं है? राकेश सिन्हा घुसपैठिया नहीं है, बताइए मुझे। 2 जगह वोट डाला, संतोष ओझा 3 जगह वोट डाला। आपका जो तो मतलब राकेश सिन्हा घुसपैठिया हो गए? सुन लीजिए,
अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको चेक करे और एक जगह का वोटर उनको बनाए, और वही तो हो रहा है ना एसआईआर में। सर धर्मेंद्र जी, बना रहे हैं धर्मेंद्र जी, मेरी बात, मैं कह रहा हूं एसआईआर में क्या हो रहा है। मेरी बात सुनिए पहले, एसआईआर में जो हो रहा है बता रहा हूं आपको। आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जहां रहते होंगे वहां भी आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बना रखा होगा, आपके गांव में भी होगा, तो अब एक ही जगह होगा। एसआईआर में यही हो रहा है। अरे भाई वही तो और किसी सिन्हा जी ने अगर 2 जगह वोट डाल लिया है तो अब एक ही जगह डालेंगे। क्यों डाली? एफआईआर क्यों नहीं? तो सुचिता हो रही है। एफआईआर हुई? एफआईआर हुई कि नहीं बताइए मुझे। तो कर दीजिए जाके, डाल दिया तो कर दीजिए। अच्छा आप सोते रहो, चुनाव तो मैं कर दूं? मतलब मेरा काम है एफआईआर करना। चुनाव आयोग के संज्ञान में आया नहीं आया? सर मैं पूछ रहा हूं कि ये सर कोई बात, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, मेरे एक सवाल, मेरी एक लास्ट बात और आ जाए मेरी। मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में एक व्यक्ति 6 वोट डाला, तो मीडिया पे आके बोल रहा है कि मैं 6 वोट डाल के आया हूं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई मुझे बता दीजिए। चंडीगढ़ में टीवी कैमरे के सामने वोट चोरी हुई, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई मुझे बता दीजिए। अब इसके लिए भी एफआईआर कराना पड़ेगा, इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए धरना देना पड़ेगा। सर मैं ये कह रहा हूं, आप जो दावे कर रहे हैं उसके तथ्य क्या है, और दावे जो राहुल गांधी करते हैं उसका तथ्य क्या है। आप ही की तरह राहुल गांधी ने 100 दावे किए, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि आओ सबूत दिखाओ तो नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए। अगर आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते थे। अगर आप ये कह रहे, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड आ रहा हूं, जगदीश शर्मा जी आ रहा हूं, रुक जाइएगा। धर्मेंद्र जी मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं ये सवाल का जवाब आप दे तो आगे मैं बढ़ूं कि क्या घुसपैठिए जा रहे हैं तो आप लोगों का वोट बैंक भी जा रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। 11 सालों से तो खुश होना चाहिए आपको। घुसपैठिए अंदर आ गए अपनी नाकामी छुपाने के लिए। सर आपको खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो घुसपैठिए थे, अब जा रहे हैं, आप लोग जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश। अब मेरी बात सुन लीजिए, अपना इंटेलिजेंस फेल्योर के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती है। देखिए बीजेपी डिस्ट्रैक्शन की राजनीति करती है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा पुतिन साहब आए थे, उससे पहले सेमीकंडक्टर का टाटा को मिला 42,000 करोड़ रुपए का सब्सिडाइज रेट पे मिला, और इधर उधर जा रहे हैं, रुपए बीजेपी खाते में वापस आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी चार्ज दिखाती है। आप इधर उधर जा रहे हैं, मुद्दे पर रहिए ना। आज जिस मुद्दे पर डिबेट के लिए आपको बुलाया है धर्मेंद्र जी, उस मुद्दे पर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिए। आनंद दुबे आप 1 मिनट में जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव जी का, उसके बाद जगदीश शर्मा। देखिए धर्मेंद्र यादव जी ने कई बातें कही। इन्होंने कहा बॉर्डर की बात। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 453 किलोमीटर का एरिया हमारा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है, जिसकी फेंसिंग नहीं हुई है, बाकी हो चुकी है। उस 453 किलोमीटर के फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार 10 साल से ममता बनर्जी जी को कह रही है कि आप जमीन उपलब्ध कराइए। वह हमारे होम सेक्रेटरी जाकर वहां के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करके आ गए, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है, ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई। बीएसएफ ने कहा कि हमें 10 किलोमीटर के एरिया तक आप जो है इन्वेस्टिगेशन करने का, पहचान करने का हमको अधिकार दीजिए। ममता बनर्जी उसके खिलाफ लड़ गई। हम जब कहीं भी कार्रवाई करते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। अरे जिन रोहिंग्याओं के पास खाने के लिए नहीं है, जमीन नहीं है, वो इतने महंगे महंगे वकील खड़ा कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब के सब मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि इसी तरह से देश जो है अवैध घुसपैठियों की शरणस्थली बना रहे, और ये चाहते हैं कि इनको इसी तरह से वोट मिलता रहे। एक चीज और, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। अरे साहब, चाहे हमने एयर स्ट्राइक किया हो या सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, आप देश की सेना के साथ नहीं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े थे। आप अपनी देश की सेना से सबूत मांग रहे थे। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए। आप देश की सेना के साथ नहीं खड़े हैं, आप बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। और बता दूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही वो सरकार थी जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गई थी और हाईकोर्ट से फटकार लगी थी। आपका ये चरित्र है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप किस तरह की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं कि जब जगदीश शर्मा जी बोलिए, जगदीश शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए। धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, एक सेकंड। जगदीश शर्मा के पास नहीं जा पाया हूं। पर आपको सुप्रीम देखिए विद्यानाथ झा जी, आपने आज बात करी उत्तर प्रदेश पुलिस की और योगी जी की। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जिसका बीजेपी के प्रवक्ता भी सुना और मोदी जी भी कहीं हो तो सुने जरूर। एक डॉक्टर संजय हैं, दिल्ली के उद्योगपति जो लाखों लोगों को नौकरी देते हैं।
एक सिविल मैटर को उस पर गैंगस्टर लगाकर कलकत्ता से यूपी पुलिस उठा के ले आई और जमानत नहीं होने दे रही। और मजे की बात यह है कि उनकी पत्नी दिल्ली में बड़ी नेता बीजेपी की मोदी करती है। इत्तेफाक से मेरी बहन है, हमारा भाईचारा है। इतनी परेशान है, सब चुप है। तो इस काम के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। एक उद्योगपति को आप जेल में डाल देंगे जो रोजगार दे रहा है, और पैसा लेकर वहां की पुलिस, सहारनपुर की पुलिस कुछ पैसा लेकर इस मुद्दे को उठाओ। बीजेपी के नेता को ही पकड़ रही है, ये किसी के नहीं है। अभी दुबे साहब बैठे थे, आनंद दुबे साहब शोर मचाकर कह रहे हैं कि ममता बॉर्डर पे बता नहीं रही है, तार लगाना है। अरे भाई ममता क्यों बताएगी? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? बॉर्डर किसके हाथ में है? चीफ सेक्रेटरी के पास जाने की क्या जरूरत है? होम सेक्रेटरी का काम नहीं तो बॉर्डर चिन्हित करने का या बताने का, ये भी ममता से पूछोगे? अरे भाई कितना झूठ बोलोगे यार, कितना देश को गुमराह करोगे? कम से कम कहीं तो मुद्दे की बात कर लिया करो, कहीं तो ऐसी बात कर करो जो देश समझे, देश के लोग समझे। ममता से आप जमीन मुद्दे मांग की रहे बात हैं, क्या ये नहीं है कि घुसपैठियों को भगा दिया जाए देश से? देश का जगदीश जी, मुद्दे की बात ये नहीं कि घुसपैठियों को देश से भगाया जाए। और भाई भगाना चाहिए। पहली बात तो ये आए कैसे आए तो भगाने भी चाहिए। इसमें तो जवाब आपको भी देना होगा कि कैसे आए। जेल में डालने चाहिए। जो आए हैं वो 11 साल पहले ही नहीं आए, फिर आ जाएंगे। और 20-30 साल से रह रहे हैं। ये गुस्से कैसे? और भाई 11 अभी 1.5 साल पहले तो मोदी जिनकी वोट ले रहे थे, 400 पार का नारा दे रहे थे, यही तो थे वोटर। आज ये घुसपैठ हो गए, तो पकड़ो ना भाई, चिन्हित करो, पकड़ो, जेल में डालो, भगा। पकड़ ही तो रहे तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। बॉर्डर खोल दिए, भाग रहे हैं। जगदीश जी पकड़ ही तो रहे हैं, कैसे बॉर्डर? वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए दिन रात एक करके पकड़ा जा रहा है, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ये चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। जब ये अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय सिन्हा को उठाकर जेल में डाल दिया, एक बुजुर्ग आदमी को झूठा मुकदमा बना के गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, जो जीवन में उस पर कोई केस नहीं है। तो कितनी बेशर्मी पर आ जाओगे भाई। 30 सेकंड, ना मोदी जी मिल रहे, ना योगी मोहम्मद फैज खान आप बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड। बीजेपी की नेता रो रही है, ठीक, ओके, आंसू से रो रही है। एक सेकंड रुक हमें जाओ। दुख है। अरे रुक जाइए, बीजेपी की नेता रो रही है, आपको ज्यादा दुख हो रहा है। कांग्रेस की नेता रोती है तो आपको दुख नहीं होता है। कांग्रेस की नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी चली जाती है रो रो कर, आपको दुख नहीं होता है। रोहिंग्या भगाने की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नेता रो रही है, मुझे दुख हो रहा है। 30 सेकंड बोलिए फैज खान साहब। अरे भाई कह रहा हूं पंडित जी, आदरणीय पंडित जी, शर्मा जी, मेरा निवेदन है अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें। अटल जी ने कहा था भाजपा से लड़ना, राम से ना लड़ना। आप लोगों ने राम भगवान से दुश्मनी ठान ली, सारे राज्य में 0-0-0 हो गए। अब रोहिंग्या के लिए सदन से वॉकआउट कर रहे हैं, और तमिलनाडु के एक मंदिर में एक जज दीप जलाने का आदेश दे देता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। अब सारे राज्यों में अंडा हो गया आप लोगों का, केंद्र में भी अंडा होने वाला है। आमलेट की दुकान खोल लीजिए। अरे कम से कम भारत और भारतीयता से ना लड़ो, राम से ना लड़ो, भगवान से ना लड़ो, इस देश की मैं तो कह रहा हूं, किसके लिए? मैं तो ये कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश हित की बात होती है, राष्ट्र हित की बात होती है, जो हमारे देश में खंबा गाड़ कर बैठे हुए हैं, जिनको बिठा दिया गया है, उनके खिलाफ बात होती है, तो आप उनके साथ क्यों नजर आते हैं? आपको क्यों नहीं लगता है कि इस देश पर जो बोझ बनकर बैठे हैं उनको हटाया जाए, भगाया जाए? ऐसे वक्त में भी अगर आपको वोट बैंक दिखाई देता है, ऐसे वक्त में भी अगर आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, तो क्या आप सच में राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नव भारत।